जो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों ये टॉपिक आपने आज जूनियर क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स आपको वहाँ सिखाए जाते हैं। जैसे फैक्टराइजेशन से आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करते हैं, और फाइनली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आपको सिखाया जाता है, उससे भी आप इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं भी। यहाँ मेनली हम आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले ड्राइव कराएंगे और फिर उससे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है भी। आप यहाँ जो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसे आप कैसे भी सॉल्व करो, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जिस मेथड से भी आपको अच्छा लगे उससे सॉल्व करते हैं बच्चों। उसमें यदि फैक्टर हो जाते हैं तो सबसे अच्छा मेथड फैक्टराइजेशन ही होता है, और यदि फैक्टर आपसे नहीं बनते तो फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला उसे कहते हैं, वो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। बच्चों इक्वेशन क्या होता है अपना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने में हम जो मेथड यूज करेंगे वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए बच्चों, इस पूरे से a कॉमन ले लीजिए, या ऐसे कह दीजिए a से डिवाइड कर दीजिए, लेकिन हम फिलहाल a कॉमन लेना ही कहते हैं। a हमने कॉमन ले लिया है। सो यहाँ हुआ एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स। अब बच्चों जो आपका c है, आप इससे भी चाहो तो a कॉमन ले लो, या तो c को आप अलग भी छोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो हम फिलहाल के लिए c को अलग छोड़ देते हैं। सही। अब बच्चों इसका आपको स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो बच्चों स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या तरीका सीखा था रे आपने, अरे जो x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करो रे। x का कोएफिशिएंट कितना है, b अपॉन a, उसका हाफ कर दो। b अपॉन a का हाफ कितना हो गया, b अपॉन 2a, और फिर करो उसका स्क्वायर। x के कोएफिशिएंट का हाफ करो, फिर उसका स्क्वायर, प्लस करो और माइनस करो। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये ना बन जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो जो इसके फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, ये आपका एक स्क्वायर बन गया है। ये बन गया है x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। सो a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। अब बच्चों ये जो a है इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अरे a स्क्वायर था ना रे, एक a से बाहर से मल्टीप्लाई हो गया, तो एक पार कट गई तो 4a बचा, प्लस c इज इक्वल टू 0। सो भाई a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। अब बच्चों इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये ऐसा बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a इज इक्वल टू 0। बच्चों ये बन गया है। बच्चों जब b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको हम d से डिनोट करते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac को d लिखते हैं, d, और इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो इसको d लिख दिया जाए तो ये यहाँ से ऐसा कुछ बन जाएगा, x a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a इज इक्वल टू 0। बच्चों ये भी आपको थोड़ा याद रहे तो अच्छा होता है कि हमारे जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c, इसका जब स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो वो ये आ जाता है। अब इसके बाद बच्चों यहाँ से x का वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। ये जो d बाई 4 है उसको उधर ले जाओ और फिर a से डिवाइड कर दो, तो भाई बच्चों x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा d अपॉन 4a स्क्वायर। अब बच्चों इसका रूट करेंगे, सो x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यानी जी 4a स्क्वायर का रूट करेंगे तो 2a आ जाएगा। अब बच्चों ये b बाई 2a भी उधर ले जाइए, सो x का वैल्यू आ गया माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो बच्चों यहाँ से दो वैल्यू आगे हैं, एक माइनस बी अपॉन 2a प्लस रूट डी अपॉन 2a, और एक माइनस बी अपॉन 2a माइनस रूट डी अपॉन 2a। बच्चों ये जो दो वैल्यूज होती हैं
इनको हम कहते हैं रूट्स। इन दोनों वैल्यूज को क्या कहते हैं बच्चों? रूट्स। किसी इक्वेशन को सॉल्व करके वहां से जो x की वैल्यूज आती हैं उन्हीं को कहते हैं बच्चों रूट्स। तो रूट्स क्या क्या आ गए बच्चों? एक तो आ गया माइनस बी प्लस रूट डी। डी को चाहो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख लो, अच्छा लेगा फॉर्मूला, अपॉन 2a। और दूसरा रूट क्या आ गया? माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। डी कहो या रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कहो या डी कहो, दोनों का मतलब तो सेम ही होता है, उनमें कोई फर्क नहीं है। तो इसको आप क्या कह लीजिए, ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया बच्चों आपका बीटा। दोनों एक्स की वैल्यू है, एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक अल्फा होगी और एक बच्चों बीटा वैल्यू हो गई है। तो ये जो फॉर्मूला है इसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं बच्चों। ये होपफुली आपको याद होगा ही, लेकिन याद नहीं है तो अभी इसको याद कर लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम आता है। इसके साथ साथ यहाँ से एक और फॉर्मूला हम बना देते हैं भैया, आप इन दोनों को माइनस कर लीजिए, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। तो जैसे बच्चों माइनस करोगे ये माइनस बी तो कट जाएंगे, यहाँ रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस का रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस करोगे तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 2 से 2 कैंसिल कर दो तो अल्फा माइनस बीटा आ गया। तो यहां से जो अल्फा माइनस बीटा है एक्चुअली में डिफरेंस को डिनोट करेगा। तो यहां से हम क्या फॉर्मूला सीख रहे हैं? डिफरेंस ऑफ रूट्स। डिफरेंस ऑफ रूट्स मीन्स मोड अल्फा माइनस बीटा, ये बन जाएगा रूट डी अपॉन ए, रूट डी अपॉन ए। चाहो तो मोड भी आप लिख सकते हो, रूट डी अपॉन मोड ए। नॉर्मली ए से ही काम चल जाता है क्योंकि अक्सर तो हमें ए पॉजिटिव ही गिवन होता है बच्चों। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स होता है अंडर रूट डी अपॉन मॉड ऑफ ए बच्चों। इसे भी याद रखना, अल्फा माइनस बीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। एक तो भाई आपको पता ही है, यदि आपको अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो एक फॉर्मूला आप यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, उससे निकल जाता है, यही आता है। लेकिन इसको आप डायरेक्ट भी याद रखें, कई बार इसकी डायरेक्ट ही जरूरत पड़ती है, अल्फा माइनस बीटा निकालना पड़ता है बहुत बार, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है रूट डी अपॉन ए, रूट डी अपॉन ए ये वैल्यू हुआ। तो बच्चों हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीख लिया, ड्राइव कर लिया, याद होना चाहिए, इसका डेरिवेशन भी पता होना चाहिए कैसा होता है, और भी एक डिफरेंस ऑफ रूट सीख लिया है। अब हम इससे क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन कैसे होंगे? इक्वेशन आपको गिवन होगी, उसको आपको सॉल्व करना होगा। तो वैसे तो आपने 10th क्लास में बहुत सारी इक्वेशन इससे सॉल्व करी होंगी भाई, इक्वेशन दी होती फॉर्मूला यूज कर लेते। जैसे एक बहुत ही फालतू सा इक्वेशन कर लेते हैं ना, जैसे माने एक इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको आपको सॉल्व करना है। तो भाई सबसे पहले निकालेंगे ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू माइनस 1, और एक्स क्या होता है जी? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर देते हैं। सो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर हुआ 1, माइनस 4ac करेंगे तो प्लस 4 आएगा क्योंकि c का वैल्यू माइनस 1 है, अपॉन 2a, 2a मतलब 2। सो वैल्यू आ गया माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आपको करने बड़े आराम से आते ही हैं। लेकिन अपना जो IIT का पेपर है उसमें भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको सॉल्व करना पड़ता है। उसके साथ साथ वो कुछ थोड़ी बहुत बातें और मिला देता है जिससे क्वेश्चन मजेदार बन जाता है। तो आइए ऐसे कुछ 2-4 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं बच्चों। अभी हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो JEE मेंस 2019 में पूछा गया था। बड़ा ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus 2x plus 2 is equal to 0, then the least value of n for which alpha upon beta to the power n is equal to 1 is। ये ऑप्शन है आपके पास 2, 5, 4, 3। सो भाई क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इक्वेशन सॉल्व करके अल्फा और बीटा मतलब x की दो वैल्यू निकालेंगे, उनमें एक वैल्यू अल्फा होगी और दूसरी वैल्यू बीटा होगी बच्चों। तो आइए,
तो बच्चों इक्वेशन है अपना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसको आप ऐसा करिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये देखो ना, ये स्क्वायर बन गया है। तो ये बच्चों बन गया है x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू -1। सो बच्चों x माइनस 1 का वैल्यू आ गया प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1। और बच्चों अंडर रूट ऑफ -1 को क्या कहते हैं हम लोग? अरे अंडर रूट ऑफ -1 होता है आयोटा, भूल गए? इमेजिनरी नंबर आयोटा। सो x माइनस 1 का वैल्यू आ गया बच्चों प्लस माइनस आयोटा। सो भाई x का यहाँ से दो वैल्यू आ गए हैं, एक है 1 प्लस आयोटा और एक है 1 माइनस आयोटा। एक को कह दीजिए आप अल्फा, एक को कह दीजिए आप बीटा। किसी को भी अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं, वैल्यू सेम ही आएगा दोनों से भी। तो इसको हमने अल्फा कह दिया, इसको बीटा कह दिया। आप चलिएगा, क्या गिवन है आपको? अल्फा अपॉन बीटा टू द पावर n इज इक्वल टू 1। अब इसमें बच्चों आप अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए। सो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द पावर n इज इक्वल टू 1। अब भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने सीखा है कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, और जो डिनोमिनेटर है उसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। सो इसको 1 प्लस आयोटा से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो देखो बच्चों ऐसा कुछ बन जाएगा। अब भाई जो ऊपर वाला वैल्यू है वो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बन गया है, और उसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और नीचे बनेगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर होल पावर n इज इक्वल टू 1। ऊपर भाई 1 प्लस आयोटा स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो कैंसिल हुआ, तो ऊपर बच गया है बच्चों 2 आयोटा। ऊपर बच्चों बन गया है 2 आयोटा और नीचे बन जाएगा 2। अरे आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 बन जाएगा। सो वही बच्चों ये बन गया आयोटा टू द पावर n इज इक्वल टू 1। अब आयोटा की पावर n 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब जो n होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। जो n होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, और n का सबसे छोटा वैल्यू पूछा है तो वो क्या आएगा? n का सबसे छोटा वैल्यू 4 आएगा। सो इसलिए ऑप्शन सी आपका हो गया जी करेक्ट। तो यहाँ क्वेश्चन आईआईटी में अक्सर जो क्वेश्चन होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा मिक्सिंग की कोशिश की जाती है। तो इसमें देखो क्वाड्रेटिक से आपने x का वैल्यू निकाला, लेकिन वो जो वैल्यू आया वो रियल की बजाय कॉम्प्लेक्स आया, तो फिर थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज हो गया बच्चों। आइए और क्वेश्चन करते हैं कुछ ऐसे ही। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेट -π/6 लेस देन थीटा लेस देन -π/12। थीटा का वैल्यू -π/6 से -π/12 के बीच में है, मीन्स -30 से -15 डिग्री के बीच में है। एंड सपोज α1 एंड β1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर -2x sec थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड α2 β2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square plus 2x tan theta minus 1 equals to 0 if α1 greater than β1 and α2 greater than β2 then α1 plus β2 का वैल्यू क्या होगा, ये भी आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल है रे क्वेश्चन। देखो पहली नजर में आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या है रे, इसी क्वेश्चन के दो रूट निकालेंगे, उनमें एक α1 एक β1 होगा, तो जो बड़े वाले वो α1 है तो बड़े वाले का वैल्यू निकल गया α1। फिर इसको सॉल्व करेंगे, वहां से भी आप वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से छोटे वाले का वैल्यू निकालना है, और फिर दोनों को आप ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है भी। आइए करें सॉल्व। तो भाई सबसे पहले तो अपना जो इक्वेशन है x स्क्वायर -2x sec थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करेंगे। सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। अब तो थोड़े समझदार भी हो गए। तो भाई x का वैल्यू क्या होगा, -b है -2 sec थीटा, तो -2 sec थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4ac,
ए का वैल्यू भी 1 है, सी का वैल्यू भी 1 है, तो 4ac हो गया जी 4 अपॉन 2a। ए का वैल्यू 1 है तो अपॉन में आ गया 2। अब देखो भाई यहां से ना एक 4 कॉमन आ जाएगा, ये 4 कॉमन आएगा और रूट से बाहर निकल के 2 बनेगा, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो बन जाएगा टेन थीटा। तो ये बन गया 2 सेक थीटा प्लस माइनस 2 टेन थीटा। और यहाँ भी आपने मोड के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर कौन सा साइन लगा है, प्लस माइनस लगा है, बाहर दोनों साइन है, इसलिए इस फॉर्मूले तो कहीं मोड सोचना ही नहीं होता कि रूट हटाएंगे मोड आएगा, वो सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अपॉन 2 भैया 2 कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो दो वैल्यू आ गई रे। ए का वैल्यू आ गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा और दूसरा वैल्यू आ गया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब बच्चों इनमें आपको ये देखना है इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट बात है, ये देखना कि इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक बच्चा कह रहा है सर देखो ये यहाँ दोनों को प्लस किया है, इसका मतलब ये बड़ा है, या इनको माइनस किया इसका मतलब ये छोटा है। ऐसे नहीं सोचना है, आपको पहले इन दोनों के साइन देखने पड़ेंगे कि सेक और टेन के साइन कैसे हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव हैं, फिर ही तो डिसाइड कर पाएंगे ना। देखो अपना जो थीटा है वो -π/6 से -π/12 के बीच में है, नेगेटिव एंगल है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, theta lies in fourth quadrant. Therefore, sec theta as positive and tan theta as negative. तो sec theta पॉजिटिव होगा और tan theta नेगेटिव होगा। भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव होता है और tan नेगेटिव होता है, तो ये जो tan है ना ये नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव, ये tan नेगेटिव है, तो एक्चुअली में sec थीटा एक पॉजिटिव वैल्यू और ये एक नेगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पॉजिटिव में से नेगेटिव को आपने माइनस किया, यहाँ 10 नेगेटिव है तो माइनस से और मल्टीप्लाई हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब कि ये वाला नंबर छोटा आएगा और ये वाला बड़ा आएगा। देयरफॉर सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये छोटा होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा से। देखो ये क्लियर हुई कि नहीं ये बात हुई। देखो यदि बिल्कुल ही कमजोर हो ना हमारे जैसे बच्चा, तो आप क्या करो, सेक थीटा का एक पॉजिटिव वैल्यू सोच लो, टेन थीटा का एक नेगेटिव वैल्यू सोच लो, ठीक है ना, कुछ भी सोच लेना, यही तो देखना है बड़ा छोटा कौन आएगा, वो यहाँ रख दो और यहाँ रख दो, आपको पता चल जाएगा दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। सही, जैसे मान लो ऐसी कुछ भी वैल्यू सोच ली, मान लो इसकी वैल्यू हमने 2 सोच ली, इसकी वैल्यू हमने -1 सोच ली, मतलब ऐसे ही मान रहे ना, उसका थीटा से कोई रिलेशन नहीं है, इसको 2 और इसको -1 सोच लिया, तो यहाँ 2 -1 1 आएगा, लेकिन यहाँ 2 -1 तो एक्चुअली में 2 + 1 बन जाएगा और वो 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला वैल्यू बड़ा है और ये वाला छोटा है। जो बड़े वाला है उसका नाम क्या होता है, अल्फा 1, ये है अल्फा 1, और छोटे वाले को कहते हैं बीटा 1। ठीक है जी, हमें बाद में अल्फा 1 की जरूरत पड़ेगी, इसको मैन देख लो आप, ये है बच्चों अल्फा 1। बात क्लियर हुई भी? आइए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसी जो सेकंड इक्वेशन है उसके लिए करेंगे। सो यहाँ बच्चों इक्वेशन है x² + 2x tan थीटा + 1 = 0। सो भाई यहाँ से x का वैल्यू आएगा -2 tan थीटा प्लस माइनस √b² में इसका स्क्वायर, सो 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस, एक्चुअली -1 है इक्वेशन में ना, भी देखिएगा यहाँ -1 है इक्वेशन में, गलती से +1 आ गया था, तो यहाँ ये आ जाएगा +4 और अपॉन 2। अब देखो ये बच्चों यहाँ से 4 कॉमन ले लोगे तो tan स्क्वायर थीटा + 1 हो गया सेक स्क्वायर थीटा, रूट हटा दोगे तो आ गया सेक थीटा, और ये जो 2 कॉमन आगे कट जाएगा। तो फाइनली जो वैल्यू आए हैं x के, तो वैल्यू कौन कौन से आए हैं, -tan थीटा प्लस सेक थीटा और -tan थीटा माइनस सेक थीटा, ये बच्चों वैल्यू आए। अब इन दोनों वैल्यू में आपको सोचना है कौन सा वैल्यू बड़ा है और कौन सा वैल्यू छोटा है।
भाई देखो माइनस टेन थीटा तो दोनों में लिखा ही है ना, तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना। फर्क किससे पड़ेगा? सेक थीटा से। और सेक थीटा का वैल्यू कैसा है? पॉजिटिव। तो इसमें कुछ प्लस किया है, इसमें कुछ माइनस किया है, तो इसमें प्लस किया वो बड़ा होगा ना, जिसमें माइनस किया वो छोटा होगा। तो ये वाला बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। और बड़े वाले को क्या कहते हैं हम? एल्फा 2। तो ये है एल्फा 2 और ये है बीटा 2। और हमें देखना कौन है? मेनली बीटा 2। तो ये है बच्चों बीटा 2। तो ये आ गया अपना एल्फा 1 और ये आ गया बीटा 2। दोनों का सम आपको निकालना है, तो दोनों को ऐड कर दो। ऐसे ही ऐड करोगे तो यहाँ प्लस का सेक थीटा या माइनस का सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस टेन थीटा, इसमें भी माइनस टेन थीटा, तो ये माइनस का 2 टेन थीटा बन जाएगा। सो देयरफॉर एल्फा 1 प्लस बीटा 2 इक्वल्स टू माइनस 2 टेन थीटा। सो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भी बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस का क्वेश्चन था। जेईई एडवांस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें गलत होने के चांसेस कई सारे हैं। मेनली ट्रिग्नोमेट्री का इसमें यूज है, बस साइन आपको देखना है कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है। तो अपने जो आईआईटी के सवाल होते हैं उनमें वो कोशिश ये करता है कि 2-3 छोटे छोटे कंसेप्ट को मिला के एक अच्छा क्वेश्चन बना दिया जाए। ऐसा कोशिश कभी नहीं होता कि ऐसा मुश्किल सा कॉन्सेप्ट डाल दिया जाए जो बच्चों को आता ही ना हो। उनका मेन काम ये छोटे छोटे ऐसे कॉन्सेप्ट जो सभी बच्चों को आते हो उन्हीं को मिला जुला के अच्छा क्वेश्चन बनाया जाए। ठीक है, चलो बच्चों और क्वेश्चन करते हैं एक दो। बच्चों एक और बड़ा ही अच्छा और बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे आप, और बिल्कुल बेसिक है, कोई बड़ा कंसेप्ट ही यूज नहीं हो रहा है इसमें। देखो ये कहा गया है आपको फाइंड करना है द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 टू द होल पावर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन के बारे में बच्चों सोचना है, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। एक नंबर की पावर एक में एक दूसरा नंबर किया और आंसर 1 आया। ऐसा कब कब आ सकता है बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर सीख लेना भैया, बेसिक चीज है बिल्कुल। तो बात क्या है, यहां लिखते हैं, आपको ये कहा गया है कि ए की पावर बी 1 है, ए की पावर बी 1 है, तो इसमें क्या क्या केस बन सकते हैं बच्चों? इसमें कई सारे केस बन सकते हैं। पहला केस क्या बन सकता है कि भाई ना ए का वैल्यू 1 हो जाए, ए का वैल्यू 1 हो जाए। अरे बच्चों ए का वैल्यू 1 हो गया, पावर में कुछ भी कर लो आप, आंसर तो 1 ही ना आएगा। दूसरा केस क्या बन सकता है कि बी का वैल्यू 0 हो जाए। बच्चों ने पढ़ा था पावर 0 करने से आंसर 1 आ जाता है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन और रहेगा कि ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 की पावर 0 1 नहीं होता। किसी नॉन 0 की पावर 0 करते हैं तो वो 1 होता है। तो ए 0 ना हो लेकिन बी 0 हो जाए तो आंसर 1 आएगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट केस, सोचो आप लोग, सोचो एक मिनट, कौन सा है तीसरा केस, क्योंकि ये जो 2 केस लिखे हैं सभी को पता होते हैं, सब लिख लेते हैं। तीसरा केस क्या होगा, ए की पावर भी 1 के बराबर और कब आ सकता है? और देखिए कब आ सकता है, ए का वैल्यू -1 हो जाए, ए का वैल्यू -1 हो जाए और बी कैसा हो जाए, बी हो जाए इवन। ए -1 हो जाए और बी इवन हो जाए। तो -1 की पावर जब हम कोई इवन इंटीजर करेंगे तो आंसर 1 ही ना आएगा। तो कुल मिलाए कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। तो यहाँ एक एक करके हम तीनों केस को डिस्कस करते हैं। तो पहला केस जो बनेगा, केस फर्स्ट, बेस आपका 1 हो जाए, बेस 1 होगा, पावर कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। सो ये बना बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो बहुत ही आसान है, और इसके फैक्टर हो जाएंगे, x माइनस 1 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1 और 4, तो x को 2 वैल्यू तो बच्चों ये आ गई। उसके बाद बच्चों जो सेकंड केस होगा, सेकंड केस क्या बनेगा
कि पावर 0 हो जाए और बेस 0 ना हो। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 0 हो जाए, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 0 ना हो। तो इसमें तो हम क्या करते हैं ना, ऐसे वाले में हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो इसमें पुट करके देख लेना, उससे 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको सॉल्व कर लो भैया जी। कैसे होगा सॉल्व देखिएगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। प्रोडक्ट लाना है 60 और डिफरेंस लाना है 4, तो 10 और 6 हो गए सिंपल। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 6। सो यहाँ से x का वैल्यू बच्चों आ गया है -10 और 6। अब ये वैल्यू इसमें आप पुट करके देखेंगे इससे 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई -10 से तो 0 बिल्कुल नहीं होगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। और 6 रख के देखो, तो 6 रखोगे यहाँ 36 -30 तो बचा 6 और प्लस और 5 करेंगे तो इससे भी 0 नहीं हो रहा। तो इन दोनों में से किसी भी वैल्यू से वो 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब दोनों वैल्यू सही हैं। इसके बाद बच्चों थर्ड केस आया। थर्ड केस में हम क्या कहेंगे कि भैया जो बेस है, बेस को कर दो आप -1 और जो पावर है वो होना चाहिए आपका इवन इंटीजर। तो इसमें भी हमें क्या करना है भाई, इसमें हम ये वाली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद यहां से जो वैल्यूज आएंगी वो इसमें पुट करके देख लेंगे। जिससे इवन इंटीजर आ रहा होगा वो सही होगा, जिससे इवन नहीं आ रहा होगा वो सही नहीं होगा। तो भाई इस 1 को इधर ले आओ, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे जी x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो भाई x का वैल्यू आ गया है 2 और 3। x का वैल्यू आ गया 2 और 3। अब आपको क्या चेक करना है, ये वैल्यू इधर पुट करके चेक करना है। जिससे इवन आएगा वो सही, जिससे इवन नहीं आएगा वो गलत होगा भाई। तो रखना क्या है, तो हम ऐसे ही सोच लेंगे भाई। इसमें देखो ये वाला वैल्यू इवन है 60, 4x भी इवन ही बनेगा। तो सब कुछ डिपेंड तो किसके पड़ेगा, एक्स स्क्वायर पे। तो यदि एक्स स्क्वायर इवन हुआ तो टोटल नंबर इवन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ओड हुआ तो टोटल नंबर ओड हो जाएगा। तो जब इसमें 2 रखेंगे तो 2 से तो एक्स स्क्वायर इवन हो जाएगा, तो उससे इवन आ जाएगा। इसका मतलब 2 तो वैल्यू सही है। जब 3 रखेंगे तो उससे स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, जो कि ओड है, तो उससे पूरा ओड आ जाएगा। तो 2 रखने से इवन आएगा और 3 रखने से ओड आएगा। तो यहां से सिर्फ एक ही वैल्यू आया, यहां से सिर्फ एक ही वैल्यू आया 2 सही होगा। 2 रखने से बेस आपका -1 हो जाएगा और पावर इवन हो जाएगी। तो कुल मिला के x से कितने वैल्यू आ गए, 5 वैल्यू आ गए, 1, 4, -10, 6 और 2। अब आपको क्या फाइंड करना है, इनका सम फाइंड करना है बच्चों। तो सम, सो इट्स 1 + 4 -10 + 6 + 2। तो इसको सिंप्लीफाई करो, कितना बन रहा है देखो जी 8, या ऐसे देखो ये वाला तो बन गया आपका 10, ठीक है ना भी। 4 + 6 10 और -10 तो कट के 0 हो गया, तो 1 और 2 बचा, कुल मिला के बचा है बच्चों 3। तो बच्चों आंसर आ गया है 3। कितना बेसिक और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना भी। तो ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट से आईआईटी में क्वेश्चन आते हैं। आप लोग तो सोचे पड़े हो, पता नहीं कौन कौन से बड़े कंसेप्ट सीखे जाएंगे, उनसे आईआईटी में क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं रे। जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपको आते हैं उनसे ही तो आईआईटी में सवाल आएंगे, ठीक है भाई। कई सारे सवाल तो ऐसे ही आ जाते हैं जो 10th के सिलेबस से ही होते हैं, जो कंसेप्ट आपने 10th में ही पढ़े होते हैं, ठीक है भाई। इसलिए तो बार बार आपको याद दिलाते हैं। आईआईटी का पेपर बड़ा आसान आता है, लेकिन वो रटने से नहीं आता, ठीक है ना भाई। आपने किताब के 4 क्वेश्चन कर लिए, उन्हीं को 4 बार रट लिया, उससे नहीं आएगा। आपको उस टाइम पे थोड़ा सा दिमाग वहां लगाना पड़ेगा बच्चों। आओ बच्चों एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आओ बच्चों देखिए एक और बहुत ही शानदार सवाल आपके सामने आ गया है। ये क्वेश्चन बच्चों जेईई एडवांस का पूछा गया है। जेईई एडवांस में आया था 2017 में। अभी धीरे धीरे मेंस से निकल कर एडवांस की तरफ भी चलने लगे हैं, और जैसे जैसे चैप्टर आपके कंप्लीट होते जाएंगे कुछ, तो एडवांस के क्वेश्चन ही फिर ज़्यादा आते जाएंगे। और जैसे जैसे और थोड़े दिनों बाद आगे आप बढ़ेंगे तो आप मेंस के क्वेश्चन तो आपको बहुत ही आसान लगने वाले।
जैसे आजकल एनसीईआरटी वाले आपको लग रहे हैं ना, ऐसे मेंस वाले लगने लगेंगे। तो फिर मिनिमम एडवांस वाले ही किया करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि एडवांस वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो अक्सर एक चैप्टर से नहीं होते, चैप्टर्स को मिला मिला के आते हैं कई सारे को। ठीक है ना भाई, चलिएगा तो क्वेश्चन देखिएगा। ये कॉम्प्रीहेंशन टाइप वाला क्वेश्चन था। आपको पता है ना एडवांस के ऊपर कॉम्प्रीहेंशन भी आते हैं, मतलब एक पैसेज आपको गिवन होता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो उसी टाइप का ये एक कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन है। देखिए क्या गिवन है, लेट पी क्यू बी इंटीजर्स, p q b integers and let alpha beta be the roots of the equation x square minus x minus 1 is equal to 0 where alpha is not equal to beta. For n equals to 0 1 2 let an equals to p into alpha की पावर n plus q into beta की पावर n। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। फिर आपको A12 का वैल्यू बताना है, इनमें से किसके इक्वल होगा, और फिर आपको A4 का वैल्यू 28 गिवन है, सो P + 2Q का वैल्यू आपको बताना है बच्चों। अब बच्चों यहाँ से आप देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, इसमें A12 का जो वैल्यू है वो A11 और A10 के टर्म्स में आपसे पूछा गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। तो सबसे पहली बात, जो अपनी इक्वेशन है x² - x - 1 = 0, इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं भाई, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो एक तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 होगा और दूसरा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 होगा। ये तो हमें बिल्कुल रट चुकी हैं बातें। और एक जो इंपॉर्टेंट बात, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 = 0 होगा, मीन्स अल्फा स्क्वायर = अल्फा प्लस 1 होगा, एंड सिमिलरली बीटा स्क्वायर = बीटा प्लस 1 होगा बच्चों। तो अल्फा स्क्वायर = अल्फा प्लस 1। अब यदि यहां से मान लो किसी को अल्फा क्यूब निकालना है तो अल्फा से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अल्फा क्यूब क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। आइए अब या तो आप an को ही डायरेक्ट कन्वर्ट कर लो बाकी छोटे वालों में, या तो आप A12 से शुरू कर सकते हो, आपकी मर्जी है जैसे जाना है। हमें तो A12 चाहिए तो हम A12 पे ही जा रहे हैं। A12 फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसका। A12 भाई A12 होगा क्या, यहां से चलो, A12 होगा P अल्फा की पावर 12 प्लस Q बीटा की पावर 12। आप बच्चों में पावर को थोड़ा कम करना है तो इसका यूज करो ना, अल्फा स्क्वायर = अल्फा प्लस 1 है, तो अल्फा की पावर 12 क्या हो जाएगा, दोनों साइड अल्फा की पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे ऐसे कह रहे हैं, देखो जो अल्फा की पावर 12 है वो एक्चुअली में यही तो है, अल्फा की पावर 10 इंटू अल्फा की पावर 2, और अल्फा की पावर 2 क्या होता है, अल्फा प्लस 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, तो अल्फा की पावर 11 प्लस अल्फा की पावर 10 ऐसा बन जाएगा। सो ये क्या बन गया, P इंटू अल्फा 11 प्लस अल्फा पावर में 10। सिमिलरली बीटा के लिए भी, तो बीटा की पावर 12, बीटा की पावर 11 प्लस बीटा की पावर 10 बन गया। सो बच्चों A12 = P अल्फा की पावर 11 प्लस Q बीटा की पावर 11 वाले एक साथ ले लिए, और प्लस P अल्फा की पावर 10 प्लस Q बीटा की पावर 10। समझ गए, कुछ भी बड़ा काम नहीं किया। जो पावर 11 वाले हैं वो दोनों एक साथ कर लिए, पावर 10 वाले एक साथ कर लिए। आप बच्चों ये ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, ये बन गया A11। अरे देखो ना यार, जैसे A12 क्या था, P अल्फा की पावर 12 Q बीटा की पावर 12, तो ऐसी पावर 11 होगी तो ये बन गया A11, और ये क्या बन गया, ये बन गया A10। So A12 is equal to A11 प्लस A10। ये बच्चों आ गया है, तो A12 का वैल्यू हो गया बच्चों A11 प्लस A10, तो D ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया है बच्चों। और यहाँ से तो हम एक बात और सीख गए हैं, जैसे A12 क्या हो गया, A11 प्लस A10, मतलब यहाँ 12 है तो यहाँ 11 और 10 आ जाएंगे। मान लो यहाँ आप 11 लिखेंगे तो यहाँ 10 और यहाँ 9 आ जाएंगे। इस तरीके से अपना सीक्वेंस चलेगा जी। आप पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। वहाँ A4 का वैल्यू गिवन है और उससे P और Q के बारे में आपसे
पूछा गया है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन के लिए जी। तो जी सेकंड क्वेश्चन में जो चर्चा चल रही है वो A4 के बारे में है। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा उसकी हेल्प से हमें पता है कि भाई A4 का वैल्यू A3 प्लस A2 होगा। इस बार हम क्या करेंगे ना, जैसे A4 में क्या होता है, अल्फा की पावर 4 है, बीटा की पावर 4 है, हम इस पावर को धीरे धीरे कम करके ले जाएंगे। अब ऐसे ही बच्चों देखो, जो आपका A3 है, A3 क्या होगा, A3 होगा A2 प्लस A1, और A2 क्या होगा, A2 होगा A1 प्लस A0, A2 होगा A1 प्लस A0। अब ये देखो, ये वाला जो A2 है ये वापस से क्या होगा, ये वापस से होगा A1 प्लस A0। अब ये वाला A1 और ये वाला A1 ऐड हो जाएंगे तो 2A1 और प्लस A0, तो टोटल कितना बन गया, देखो A1 और 2A1, तो 3A1 और प्लस 2A0, ये बच्चों वैल्यू आ गया है। और आपको A4 का वैल्यू 28 गिवन है, सो इसलिए 3A1 प्लस 2A0 का वैल्यू 28 आ गया। अब बच्चों A1 का मतलब क्या हुआ, A1 का मतलब हुआ P इंटू एल्फा प्लस Q इंटू बीटा, और A0 का मतलब क्या हुआ, भाई जितना यहाँ A के नीचे लिखा होता है ना उतना एल्फा बीटा की पावर में होता है। अब यहाँ यदि 0 लिखा हो तो एल्फा की पावर 0, बीटा की पावर 0, तो एल्फा की पावर 0 तो 1 हो गया और बीटा की पावर 0 भी 1 हो गया। तो ये है जी बच्चों, ये आपको ऐसा गिवन है। सही है बच्चों। आप यदि इसको थोड़ा हम सॉल्व करें, P वाले एक साथ ले लें तो P के साथ कितना आ रहा है, अभी P के साथ आ रहा है 3 अल्फा प्लस 2, और Q के साथ कितना आ रहा है, वहां भी आ रहा है 3 बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 28 है जी। ये इक्वेशन तैयार हो गया है अपना। अब यहाँ में किसकी जरूरत पड़ रही है, यहाँ में जरूरत पड़ेगी अल्फा और बीटा की। तो इसके लिए हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल के लाना पड़ेगा। आइए अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो और एक्स का वैल्यू फाइंड कर लो भाई। तो एक्स का वैल्यू आएगा माइनस बी हो गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इसी, इतना तो समझ ही जाएंगे आप लोग। तो यहाँ से एक्स के ना दो वैल्यू आ गए भी, 1 प्लस रूट 5/2 और 1 माइनस रूट 5/2। इसमें से एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। मान लो ये वाला अल्फा है और ये वाला बीटा है बच्चों। अब यहाँ देखो, मैं यहाँ किसकी जरूरत है, 3 अल्फा प्लस 2 की जरूरत है। तो अब निकालो आप 3 अल्फा प्लस 2, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके और 2 ऐड कर दो, जो कितना बन गया 3 प्लस 3 रूट 5/2 और प्लस 2। तो ये सॉल्व करके पता है कितना बन रहा है, 7 प्लस 3 रूट 5/2। अरे एलसीएम लेंगे ना, ये 4 और प्लस 3, 7 प्लस 3 रूट 5/2। ऐसे ही आप 3 बीटा प्लस 2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, डायरेक्टली लिख सकते हैं। उसमें बस बाकी तो सेम ही रहना है, बस ये रूट 5 वाला टर्म माइनस में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा 7 माइनस 3 रूट 5/2। ये वैल्यू बच्चों आ गए। हमने क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, सॉल्व करके एक्स के दो वैल्यू आए, एक को हमने अल्फा कह दिया, एक को हमने बीटा कह दिया। आप यदि इनका ऑर्डर बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमें यहाँ 3 अल्फा प्लस 2 की जरूरत थी, तो 3 अल्फा प्लस 2 मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें 2 ऐड कर दिया। अब ये जो वैल्यू यहाँ आए हैं इनको आप यहाँ इसमें पुट कर दीजिएगा लाके। तो देखो क्या बनेगा, P इंटू 7 प्लस 3 रूट 5/2 और Q इंटू 7 माइनस 3 रूट 5/2 इज इक्वल टू 28। अब इसमें क्या करो बच्चों, जो आपके रूट वाले उनको अलग कर लो, बिना रूट वाले को अलग कर लो। तो यहाँ देखो कितना है, 7/2 के साथ P और 7/2 के साथ Q। तो इसको ऐसे लिख दें, P प्लस Q इंटू 7/2। बाकी देखो ये 3 रूट 5/2 है, इसके साथ यहाँ P और वहां से माइनस Q है, तो ये बन गया 3 रूट 5/2
इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 28। अब देखिएगा, अब भी इसमें एक इंपॉर्टेंट बात सोचनी है आपको। देखो भाई, पी और क्यू तो इंटीजर हैं, पी और क्यू इंटीजर हैं, इनटू में कोई फ्रैक्शन है, तो ये जो टोटल नंबर है ये वाला नंबर एक रेशनल है, ये भी रेशनल होगा, लेकिन यहाँ √5 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये इरेशनल हो गया है। तो ये वाला जो है भाई ये है रेशनल, लेकिन ये वाला और जो इधर है ये सबसे इधर ये भी कैसा है, ये भी है रेशनल, ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है। तो ये बीच वाला भी कैसा होना चाहिए, ये बीच वाला भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन बच्चा कह रहा है सर ये रेशनल कैसे हो जाएगा, इसमें तो √5 आ रहा है, और जब तक यहाँ √5 रहेगा ये रेशनल नहीं हो सकता। तो ये √5 गायब कैसे होगा, गायब होने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है, ये p माइनस क्यू को 0 कर दो। भाई यदि p माइनस क्यू 0 हो गया तो उससे किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 बना देगा सबको, फिर इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, और 0 रेशनल होता है। लेकिन यदि p माइनस क्यू 0 नहीं हुआ, p माइनस क्यू 0 नहीं हुआ, इसका इससे अलग कुछ भी वैल्यू आया, और वैल्यू तो इंटीजर ही आएगा क्योंकि p और q इंटीजर है, तो फिर इससे आप √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इरेशनल हो जाएगा। लेकिन इरेशनल तो हो नहीं सकता क्योंकि ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो ये भी कैसा होना चाहिए, रेशनल ही होना चाहिए। तो ये रेशनल एक ही केस में होगा जब p माइनस क्यू 0 के इक्वल होगा। तो यहां से हमें क्या पता चल गया है कि p माइनस क्यू का वैल्यू 0 के इक्वल होगा। अब बच्चों यदि p माइनस क्यू का वैल्यू 0 हो गया, ये तो खत्म हुआ, तो ये वाला उसके इक्वल होगा। तो यहां से p प्लस क्यू कितना आ गया, अरे 7/2 p प्लस क्यू इक्वल्स टू 28 हो जाएगा। 7/2 को उधर ले जाना तो ये आ जाएगा 8। तो p माइनस क्यू 0 होगा और p प्लस क्यू 8 होगा, मतलब p और q बराबर हो गए और उनका सम 8 है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई p और q दोनों का वैल्यू 4 है, p भी 4 और q भी 4 है। और भाई हमें फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन में फाइंड करना था p प्लस 2q। So therefore p plus 2q is equal to, अरे p 4 है q भी 4 है, तो 4 plus 2 into 4 means 12। तो आंसर आ गया बच्चों 12। तो ऑप्शन डी उसका करेक्ट हो गया है। तो बच्चों ये हमने एक IIT एडवांस के क्वेश्चन किया 2017 का। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखें, कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो तो खैर बहुत ही आसान था, सेकंड पार्ट को भी देखो तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं, इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू पुट करना था। और इस क्वेश्चन की जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये वाली है, एक रेशनल, यदि आप ऐसा समझो इसको इधर रखो उस वाले को उधर ले जाओ, तो रेशनल माइनस रेशनल इक्वल टू रेशनल ही होगा। इसलिए ये वाला जो टर्म है ये रेशनल होना चाहिए, और ये रेशनल तभी होगा जब p माइनस क्यू 0 हो जाएगा। तो ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट था बच्चों, ठीक है जी। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप समझ गए हैं। तो हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए जिनमें इक्वेशन सॉल्व करने ही मेन था, जैसे इसमें भी इक्वेशन सॉल्व करना ही मेन था, बाकी वैल्यू पुट कर दिया, सब आराम से हो गया। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट IIT में आ जाते हैं जिनमें इक्वेशन सॉल्व करना ही मेन होता है, बाकी थोड़ा बहुत दूसरे चैप्टर का यूज हो जाता है और क्वेश्चन खत्म हो जाता है भी। अब बच्चों हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और हम चर्चा करेंगे बच्चों नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। वैसे तो आप सब विद्वान लोग हो, आपने नेचर ऑफ रूट्स सीखा ही होगा। अरे नेचर से मतलब रूट कैसे हैं, रियल हैं, नॉन रियल हैं, इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, इस तरीके की कुछ बातें जिसमें होती हैं उसको हम लोग कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो आज की क्लास में जो बातें करने वाले हैं वो लगभग वैसी होंगी जैसी हमने जूनियर क्लासेज में मतलब 10th क्लास में की थी, और फिर कल वाली क्लास में कुछ और अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। तो टॉपिक कौन सा आ गया अपना, अभी टॉपिक अभी आ रहा है बच्चों नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स बच्चों, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो यहां से बच्चों x का वैल्यू होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो बच्चों जो मेनली नेचर डिपेंड होता है वो d पे डिपेंड होता है।
भाई बी और ए तो कुछ भी रहेंगे, तो एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा ही, लेकिन डी पे डिपेंड करेंगी चीज़ें। तो जैसा कंडीशन आपने पढ़ा है वैसे ही जल्दी जल्दी लिखते हैं। पहले तो सबसे पहली बात, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अरे यहां से देखो ना भाई, यदि डी आपका पॉजिटिव हो गया तो रूट डी का वैल्यू कुछ रियल आएगा, और प्लस माइनस दो साइन है तो यहां से दो वैल्यू आएंगे, तो रूट होंगे रियल और डिस्टिंक्ट। डी पॉजिटिव होगा तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे बच्चों। अभी जैसे हमने बताया बिल्कुल बेसिक बात लिख रहे हैं जैसे हमने पढ़ी है नॉर्मल 10th में। बाकी इनको और अंदर, इनके अंदर भी बहुत सारी कहानी है, और ये जो डी पॉजिटिव है इसके अंदर ही सारी कहानी है, तो इसके बहुत सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सेकंड केस बच्चों, इफ डी इज इक्वल टू 0। अरे बच्चों डी 0 हो गया ना, तो ये वाला तो 0 हो गया, तो एक्स का एक ही वैल्यू दिख रहा है माइनस बी बाई 2a, तो हम कहेंगे जो एक्स के दोनों वैल्यू आएंगे वो सेम ही आएंगे। भाई प्लस साइन लेने से भी वही आएगा और माइनस साइन लेने से भी वही आएगा, तो कैसे कहेंगे, देन रूट्स आर रियल, रियल एंड इक्वल। एक बात और आपको याद दिला दें बच्चों, ये जो सब बातें कही जा रही हैं इनमें एबीसी को कैसा मान के कहा जाता है, एबीसी को रियल नंबर मान के ही सब कुछ कहा जा रहा है। यदि एबीसी आपके रियल नंबर नहीं रहेंगे तो ये सब बातें मिथ्या हो जाएंगी, है ना। कोई भी बात गलत हो सकती है, कोई भी सही हो सकती है, फिर इनकी कोई ऐसी बात नहीं रह जाएगी ना। तो ये सब रियल नंबर्स के लिए ही सही है। एबीसी रियल ना रहे तो इन बातों का कोई महत्व नहीं है, सब गलत हो जाएंगी। तीसरा केस बच्चों, इफ डी इज लेस देन 0। यदि डी लेस देन 0 हो गया बच्चों तो रूट के अंदर तो नेगेटिव आ गया, और रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो अब ये रियल नहीं बनेगा। रियल नहीं बनेगा तो कैसा बनेगा, नॉन रियल बनेगा। तो नॉन रियल कह लो या इमेजिनरी कह लो। सो देन रूट्स आर नॉन रियल और इमेजिनरी, रूट्स आर नॉन रियल और इमेजिनरी। तो बच्चों डी नेगेटिव होगा तो रूट्स नॉन रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। नॉन रियल या इमेजिनरी दोनों का मतलब सेम ही होता है, नॉन रियल कहो या इमेजिनरी कहो दोनों का मतलब सेम होता है। तो डी पॉजिटिव तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी 0 रियल एंड इक्वल, और डी नेगेटिव तो नॉन रियल या इमेजिनरी। हाँ एक बात और याद रखिएगा, एक वर्ड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसके जो रूट्स होते हैं वो हमेशा ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, हमेशा ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि रियल भी कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, और नॉन रियल भी कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो कई बार कुछ बच्चे डी नेगेटिव में कह देते हैं इसके रूट कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, तो वो सही नहीं है। मतलब सही तो है लेकिन उतना सटीक सही नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो आप पहले वाले में कहोगे वो भी सही है, आपको डी पॉजिटिव होगा तो उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि रियल भी तो कॉम्प्लेक्स ही होते हैं। मतलब जो रियल नंबर है वो भी कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है। डी 0 होगा तो भी रूट कॉम्प्लेक्स होंगे, और डी नेगेटिव होगा तो भी रूट कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, ठीक है ना भी। तो कॉम्प्लेक्स तो किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो जब डी नेगेटिव होगा तो सही वर्ड क्या है, नॉन रियल या इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स सही वर्ड नहीं है बच्चों, ठीक है भी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर नॉन रियल भी आते हैं और रियल भी आते हैं बच्चों। तो ये बेसिक हमने बिल्कुल बेसिक 0 लेवल वाली जो कंडीशन है वो अभी लिखी है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी जैसे 10th में थी। आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे ये जो आपका मेनली डी ग्रेटर देन 0 है, इसके अंदर रूट रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, इंटीजर्स होंगे, इस तरीके की कुछ चर्चाएं भी होंगी, वो बाद में करेंगे, कल वाली क्लास में करेंगे। आज हम इन्हीं से कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई एक तो बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन आपने किए होते हैं, एक इक्वेशन आपको गिवन हो सिंपल सी, उससे पूछे आपके इसके रूट्स बताओ कैसे होंगे, रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, तो उसका आप डी निकाल लोगे और उसका पॉजिटिव नेगेटिव देख लोगे। तो ऐसे क्वेश्चन कराने से क्या फायदा भाई, उससे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन क्या होते हैं, उसमें भी आपको ना इक्वेशन में कुछ अननोन दे दिए जाते हैं और कह देता है कि इसके रूट रियल हैं, तो इस अननोन का वैल्यू आप बताइएगा क्या होगा। तो वैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो छोटे मोटे से एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक लिख देते हैं छोटा सा,
फाइंड ए इफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए इक्वल्स टू 0 हैज रियल रूट्स। अब जैसे बच्चों को ये कहता है रियल रूट्स, यदि सिर्फ रियल रूट्स कहा तो उसके अंदर ना दो केस आ जाते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल। तो रियल रूट्स कहते हैं तो कंडीशन बन जाएगी डी या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो डी 0 होना चाहिए, मतलब डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा कंडीशन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन इसका क्या है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन करा रहे हैं। कंडीशन बनेगा डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों बी का वैल्यू देखो यहाँ कितना है, -2, सो -2 का स्क्वायर -4a, और c का वैल्यू यहाँ a है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देखो ये क्या बन गया बच्चों, 4 - 4a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको तो सॉल्व कर लोगे ना, 4 को तो हटा दो तो ये आ जाएगा 1 - a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मीन्स a इज लेस देन और इक्वल टू 1। सो a का वैल्यू होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 1 बच्चों। तो ये बिल्कुल बेसिक सवाल है। आपको थोड़े अच्छे सवाल करते हैं ना, जेई वगैरह में सवाल आते हैं इससे, इस टॉपिक से काफ़ी सवाल उसमें पूछे जाते हैं जिनमें डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0 वाला ही यूज होता है कंसेप्ट, ठीक है ना। तो आइए करते हैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे और। हाँ जी, क्वेश्चन में करना है आपको फाइंड के, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया उसके जैसे ही है देखने में, फाइंड के इफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज रियल रूट्स। सेम टू सेम उसके जैसा ही क्वेश्चन है। कोशिश करो एक बार आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। तो भी कंडीशन तो क्या है, वही कंडीशन d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और d मतलब क्या होता है रे बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बच्चों b का वैल्यू यहाँ से है -k, लेकिन स्क्वायर करना है तो हो गया ये k स्क्वायर, -4a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू भी 1 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो ये बन गया k स्क्वायर -4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप देखो ये एक इनइक्वलिटी बन गया है और इसका डिग्री 1 से ज्यादा है, और आपको क्या सिखाया है, इनइक्वलिटी में कभी भी डिग्री 1 से ज्यादा बने तो आपको यूज करना है वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा भाई, तो उसके लिए आप इसके फैक्टर करेंगे। तो बच्चों फैक्टर हो गए k - 2 k + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब नंबर लाइन बनाएंगे आप, फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करो, एक वैल्यू -2 आएगा और एक वैल्यू +2 आएगा, सबसे इधर पॉजिटिव साइन आएगा, इधर नेगेटिव आएगा और इधर भी पॉजिटिव आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है, इसका मतलब पॉजिटिव वाला साइड आपको लेना है, तो ये आपने लिया। सो k का वैल्यू क्या आ गया अभी, सो k का वैल्यू आ गया -∞ से -2 और 2 से इन्फिनिटी। इंटरवल्स की बात करें भैया, इन्फिनिटी पे तो हमेशा ही ओपन इंटरवल होते हैं, बाकी -2 पे और 2 पे क्लोज इंटरवल्स होंगे, क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन लगा हुआ है बच्चों। तो देखो क्वेश्चन तो दोनों सेम ही थे, इसमें इनइक्वलिटी आपकी क्वाड्रेटिक वाली बनी थी, पिछले वाले में सिंपल लीनियर वाली बनी थी, ठीक है ना भाई। बस ये याद रखना, वेवी कर्व को मत भूल जाना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भैया वेवी कर्व, उसकी जरूरत हमेशा हर चैप्टर में आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, तो उसको मत भूल जाना कभी भी। आइए चलो करते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं ये जेईई मेंस में पूछा गया था 2019 में, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m, नंबर ऑफ इंटीग्रल मतलब इंटीजर्स में वैल्यू जो आएंगी वो बतानी है, फॉर विच द इक्वेशन 1 + m² × x² -2 × 1 + 3m × x + 1 + 8m = 0 हैज
नो रियल रूट, हैज नो रियल रूट एस, कोई भी रियल रूट नहीं है। तो भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट कब नहीं होता? जब d का वैल्यू लेस देन 0 होता है। तो d लेस देन 0 होगा तो कोई रियल रूट नहीं आएगा बच्चों। तो बच्चों इसमें कंडीशन क्या बनेगा? d होना चाहिए लेस देन 0, d लेस देन 0। और d क्या होता है रे बच्चों? d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए। तो हम निकाल लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा अभी। तो इसमें b की जगह 2 इंटू 1 प्लस 3m, सो 2 इंटू 1 प्लस 3m होल स्क्वायर। वैसे तो माइनस भी है लेकिन वो स्क्वायर करके तो प्लस ही होना है, इसलिए माइनस को हम ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। -4 और भैया a का वैल्यू 1 प्लस m स्क्वायर, c का वैल्यू 1 प्लस 8m लेस देन 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अरे सिंप्लीफाई करने में एक छोटी बात तो ऐसी देख लो ना, ये देखो इस 2 का स्क्वायर कितना होएगा 4, और यहाँ कितना लिखा है 4, ये 4 तो कॉमन ही आ जाएगा, और कॉमन आके कहाँ जाएगा? कॉमन आके 0 में जाएगा। लेकिन आप कमजोर बच्चे हैं इसलिए हम पहले 4 को कॉमन करके ही लिख देते हैं। अब इसका स्क्वायर ओपन करो तो 1 प्लस 6m प्लस 9m स्क्वायर, 1 प्लस 6m प्लस 9m स्क्वायर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो। तो भाई 1 प्लस 8m प्लस m स्क्वायर प्लस 8m क्यूब इज लेस देन 0। ऐसा बन गया जी। ये 4 एक्चुअली ब्रैकेट ऐसे ऐसे बन गए तो 4 यहाँ भी लिख जाएगी, ठीक है भाई। अब ये 4 है ना, ये 4 अब आप 0 में भेज दो इसको जी। 4 को 0 में भेजा तो यहाँ है देखो 1 प्लस 6m प्लस 9m स्क्वायर, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो -1 माइनस 8m माइनस m स्क्वायर माइनस 8m क्यूब। बिल्कुल कैलकुलेशन हम आपके लेवल पे जाके कर रहे हैं, कोई भी स्टेप छोड़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल एक एक स्टेप से। तो भाई ये वाला 1 ये वाला 1 हो जाएंगे कैंसिल, ये तो कैंसिल हो गया। आप देखो क्या क्या बचा है आपके पास कहानी में। माइनस का अब ऑर्डर भी सही बना देते हैं, सबसे बड़ी पावर वाला आगे लिख लेते हैं। माइनस का 8m क्यूब, m स्क्वायर देखो यहाँ 9 और यहाँ माइनस का 1, तो प्लस का 8m स्क्वायर, प्लस का 8m स्क्वायर। m देखो जी यहाँ 6m और यहाँ माइनस का 8m, तो माइनस का 2m है नहीं, सब हो गया खत्म, और लेस देन 0। अब यहां से देखो बच्चों, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो माइनस का 2m, माइनस का 2m कॉमन ले लो आप। तो यहां देखो बचा 4m स्क्वायर और प्लस 4m, नहीं प्लस नहीं रहे, माइनस माइनस गलत कर दिया, माइनस आ जाएगा है ना भी। एक्चुअली माइनस का 2m कॉमन लिया ना तो इसलिए माइनस 4m बचेगा और यहाँ प्लस 1 बचेगा। आप देखो बच्चों ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये किसी का स्क्वायर है, बस सोचो सोचो किसका स्क्वायर है। तो भाई ये स्क्वायर है 2m माइनस 1 का, ये 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ये -2 को उधर भेज दें क्या? अरे -2 को उधर भेजोगे ना इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये आ गया m। तो m इंटू 2m माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है। अब इसमें भी यदि देखो ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू ये तो पॉजिटिव ही होगा, ये वाला वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि देखो m के कौन से वैल्यू बताने हैं आपको? इंटीजर वैल्यू बताने हैं। m इंटीजर होगा तो ये पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, 0 भी नहीं हो सकता कभी, तो ये हमेशा पॉजिटिव है। और इन दोनों का प्रोडक्ट हमें पॉजिटिव चाहिए, तो 2 नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा? जब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। लेकिन यहाँ दोनों नेगेटिव का केस तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये वाला तो पॉजिटिव ही है, तो ये वाला भी कैसा होना चाहिए? ये वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से कंडीशन क्या निकल के आया कि m आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपसे पूछा था m की इंटीजर वैल्यू पूछी थी, तो पॉजिटिव इंटीजर तो कौन कौन से होते हैं?
तो m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। कहाँ तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। इसलिए m की कितनी वैल्यू हो सकती है, m की कितनी वैल्यू हो सकती है, m की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। और बहुत सारी वैल्यूज को आप जैसे पढ़े लिखे बच्चे क्या कहते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। सो m की इनफाइनाइटली मैनी इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी बच्चों। तो ऑप्शन बी आपका हो गया है करेक्ट। तो उम्मीद है आज की छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ गई हैं। आज हमने नेचर ऑफ रूट्स थोड़ा शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड और बातें करेंगे और कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आप भी अपनी बुक से थोड़े बहुत क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते जाएं। आप देखो वो टाइम आ गया जब अपने आप मेहनत आप लोग करें, ठीक है ना ये बच्चों। तो मेहनत करते जाएं, क्वेश्चन करें। आप किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट आता है, कोई समस्या आती है जीवन में, तो उसके लिए हमसे तुरंत आप संपर्क करें। जैसे आपको पहले भी हम कई बार बता चुके हैं, आप ये मत सोचा करो कि मुझसे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, जितने आपसे हो रहे हैं आप वो कर्म करो, ठीक है ना। गीता में कहा है ना भैया, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। आपका काम है क्वेश्चन को ट्राई करना, वो क्वेश्चन का काम है वो आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। उससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो क्वेश्चन को आप थोड़े आप अच्छी सिचुएशन में आ चुके हो तो 2 बार ट्राई कम से कम करो। उसके बाद नहीं होता तो आप हमें बोलो, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।